हेलो। नमस्कार दोस्तों। रोहिका एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। मैं हरि सिंह भास्कर। इंग्लिश की सेकंड क्लास आज चलेगी अपनी। थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपको कल वाली क्लास समझ में आई होंगी और हम कोशिश करेंगे ताकि आपको इजी वे में इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी टॉपिक्स हैं वो समझ में आए। कल हमने चर्चा करी थी वर्ब के बारे में। शुरुआत है वो थोड़ी सी वर्ब के बारे में हमने चर्चा करी थी। हमारा टॉपिक टाइम और टेंस चल रहा है, लेकिन नॉर्मली वे में अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा वर्ब के बारे में। कल हमने क्या पढ़ा था भाई? कल हमने पढ़ा था, देखो वर्ब क्या होती है भाई। कोई भी वर्ड है वो एक्शन बताता है या किसी प्रकार का पोजीशन रिलेशन बताता है या फिर कोई स्टेट बताता है, तो वो वर्ब होती है। और उसके रूप में हमने पढ़ा था कि वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब है वो दो प्रकार की पढ़ी थी, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हमने पढ़ी थी जिसमें ऑब्जेक्ट हो। अगर किसी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट गिवन है तो आप उसको कंसिडर करेंगे कि वर्ब है वो ट्रांजिटिव है। अगर किसी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आप कंसिडर करेंगे कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर चर्चा करेंगे। हमने करी थी कि ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हमें व्हाट या होम से क्वेश्चन पूछना पड़ता है। उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। हमारा टॉपिक है कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। हमने चर्चा करी थी भाई, फिर एक बार मैं बता देता हूं। आपको व्हाट से आंसर पूछना पड़ेगा या फिर किससे आंसर पूछना पड़ेगा? होम से। अगर व्हाट से आंसर पूछते हो तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा होता है आपका? वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर होम से आंसर पूछते हो तो वो कौन सा होता है भाई? वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप दोनों से क्वेश्चन पूछेंगे और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल मैंने लिखा, शी गेव मी ए गिफ्ट। ये आपके सामने एग्जाम्पल है भाई। यहां वर्ब है वो गेव है, सेकंड फॉर्म है भाई, वर्ब है। तो वर्ब से आप क्वेश्चन जैसे ही पूछेंगे कि सी गेव व्हाट, व्हाट से आंसर पूछेंगे तो क्या का अर्थ आपका क्या निकलेगा भाई? वोट का आंसर आपका आया कि क्या दिया, तो वोट का आया, वोट का आंसर आया एक गिफ्ट। तो मतलब ये क्या है भाई? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कौन सा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जब भी आप वोट का आंसर आपको मिलता है। दूसरा वर्ब से पूछेंगे भाई, वर्ब से पूछेंगे कि सी गेव होम। तो होम का आंसर आपका आएगा वो कौन सा है? मी। और मी अगर आंसर आया तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वोट या होम से। ठीक है। दूसरी चर्चा हम करते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा कि जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, सी वेंट देयर। क्या आपका क्वेश्चन है कि सी वेंट देयर। आपने क्वेश्चन पूछा कि सी वेंट वॉट, तो आपका आंसर नहीं आएगा। वह वहां गई, वॉट से आंसर पूछा आपको, इसका मतलब आप ट्राई करिए। क्या आप क्वेश्चन फिर किससे पूछे भाई? होम से। सी वेंट होम, होम का आंसर भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। ठीक है। और अगर इस हालत में अगर आपको ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना हो, ऑब्जेक्ट अगर आपको नहीं मिले, तो आप पूछेंगे भाई कि सी वेंट, वह गई, तो आंसर किसका आएगा भाई? आंसर यहां आपको मिलेगा किस? वेयर का आंसर मिलेगा। कहाँ? तो कहाँ का आंसर आपको मिला? देर। इसका मतलब वेयर का आंसर हमेशा क्या होता है भाई? एडवर्ब होता है। बोलो क्या होता है? एडवर्ब होता है। इसका मतलब इस सेंटेंस में आपको लग रहा है कि मैन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट गिवन है, लेकिन ऑब्जेक्ट गिवन नहीं। आगे जो देर दे रखा वो क्या है? एडवर्ब है।
वोट या होम आपको एडवर्ब, आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन बाकी अगर वेयर, वेन, हाउ, वेन, इनसे अगर आपको आंसर मिले तो वो एडवर्ब होता है। फिलहाल हमने सोचा कि ऑब्जेक्ट को पहचाना तो वोट या होम ना पड़ेगा वर्ब। आगे हम बढ़ाते हैं इसी टॉपिक को और आगे चर्चा करते हैं वर्ब की, लेकिन इस बार वर्ब पढ़ेंगे इस रूप में, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने देखा कि वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब के टाइप्स क्या होते हैं? तो वो पॉइंटर नंबर ए है, कौन सा? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब। दूसरा पॉइंट है वो कौन सा है? नॉन फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट के आधार पर वर्ब दो प्रकार की होती है, एक फाइनाइट और दूसरी नॉन फाइनाइट। पहला पॉइंट है वो फाइनाइट वर्ब की बात करेंगे। फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन। फाइनाइट वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? ए वर्ब which changes according to subject। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर चेंज हो जाती है तो वो कौन सी वर्ब होती है भाई? वो फाइनाइट वर्ब होती है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है वो नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है अगर इसके डेफिनेशन की बात करें? नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? ए वर्ब which does not change according to subject is called non finite verb। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के आधार पर चेंज हो जाती है वो फाइनाइट वर्ब होती है। और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं भाई? वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, फाइनाइट चेंज नहीं हो मतलब बदले नहीं, तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने लिखा he is playing cricket। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा I am playing cricket। अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा they are playing cricket। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, इसमें आपको पता है भाई कि वर्ब कौन सी है। हम वर्ब की बात कर रहे हैं। यहां इज, एम, आर, ये क्या है भाई? ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। यहां प्लेइंग है, वो भी क्या है? वर्ब है। ये भी क्या है? वर्ब है। दोनों वर्ब है। ठीक है, फर्क क्या है कि यहां ही के अकॉर्डिंग इज आया, ही सिंगुलर है तो इज का यूज करते हैं ना। आई के साथ एम आया, आई है तो फिर वर्ब एम आ गया। दे प्लूरल है तो फिर किसका यूज हुआ? आर का यूज हुआ। लेकिन आगे की जो फॉर्म्स हैं वो क्या है? बिल्कुल
सेम है। तो मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट के आधार पर जो बदल जाए, यहां पर ये बदल रही है तो इनको आप बोलोगे कि ये कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। चेंज हो रही है ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो फाइनाइट वर्ब है। यहां प्लेइंग में कोई बदलाव नहीं आ रहा, ये नहीं बदल रही, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी नॉन फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गई वो फाइनाइट, और चेंज नहीं हुई वो। ये देखिए आपको समझ में आ गया कौन सी फाइनाइट वर्ब होती है और कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे वर्ब्स ऑफ पोजेशन। देखो पोजीशन का जेन्यून मीनिंग क्या निकलता भाई, रिलेशन। पोजीशन का एक्चुअल नॉर्मल जो वर्ड हम याद कर सकते हैं वो निकलता है रिलेशन। तो ऐसी वर्ब्स कौन सी होती हैं, ऐसी वर्ब्स होती हैं पोजीशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने बात किसकी करी, हैव की। बोलो हैव कौन सी वर्ब है, वर्ब्स ऑफ पोजीशन। दूसरा हमने बात करा किसका, बिलोंग का। बिलोंग कौन सी वर्ब है, वर्ब्स ऑफ पोजीशन। या फिर हमने बात करा किसका, ऑन का। इस तरीके की जो वर्ब्स होती हैं वो वर्ब्स ऑफ पोजीशन। फर्क क्या है, फर्क आपको ये जानना है। क्या जानना है कि जब भी आपको नजर आए कौन सी, वर्ब्स ऑफ पोजीशन जो हमने लिख रखी है, वर्ब्स ऑफ पोजीशन के साथ जनरली किसका यूज नहीं करते हैं भाई, आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। जनरली वर्ब्स ऑफ पोजीशन डोंट टेक आईएनजी फॉर्म विद देमसेल्व्स। इनके साथ कभी भी आईएनजी जनरल सेंस में आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, आई एम हैविंग ए कार। अब आपको यहां समझ में आ रहा है क्या कि यहां जो हमने हैव यूज किया है वो हैव क्या है, वो हैव है वर्ब पोजीशन, वर्ब्स ऑफ पोजीशन में शामिल है, ठीक है। अब यहां इसमें हमने बोला कि जेन्युइन के आईएनजी फॉर्म अपने साथ नहीं लेके आते हैं, लेकिन यहां हमने लिखा, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा भाई, सही करोगे। देखो अगर इज एम आर के साथ आपको यूज करना तो आईएनजी फॉर्म यूज करना होता है, लेकिन आप यहाँ क्यों ना आप एम को हटा दो, एम को हटते आईएनजी हट जाएगा, तो क्या निकल जाएगा भाई, आई हैव ए कार। मतलब हैव के साथ आईएनजी आपको यूज नहीं करना, जनरली यूज नहीं करना है। इसके साथ आईएनजी यूज होता भी है, लेकिन जनरली आपको हैव के साथ आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल लिया, हैव का लिया, या फिर हम लिख सकते हैं क्या, सी इज बिलोंगिंग टू, ठीक है। अब यहां फिर हमने क्या गलती करी भाई, यहां फिर ये बिलोंग है वो क्या है, वर्ब्स ऑफ पोजीशन में शामिल है। इसके साथ फिर हमने आईएनजी फॉर्म यूज कर दिया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर इसको सही करेंगे तो क्या करेंगे, सी बिलोंग, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मैन वर्ब में एस लगता है, ये टाइम और टेंस में हम बात करेंगे। सी बिलोंग्स टू, ये वाला सेंटेंस आप सही हो गया। तो वर्ब्स ऑफ पोजीशन में जो भी वर्ब्स आप शामिल करते हैं उनमें जनरली आपको आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करना है। आगे हम बात करते हैं, वर्ब्स ऑफ पोजीशन की हमने बात करी, लेकिन एक्सेप्शन क्या बोलता है, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद। इस पॉइंट का एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे। एक्सेप्शन में क्या दे रखा है,
देखिए, अगर आप हैव है उसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हो तो वो सही भी माना जाता है। हैव के साथ आईएनजी फॉर्म आता है, लेकिन कब आता है भाई? अगर किसी भी सेंटेंस में, अगर आपको कोई सेंटेंस गिवन है और इस सेंटेंस में किसकी बात हो, किसी फन की बात हो, एंजॉय की बात हो, मतलब इंटरटेनमेंट की बात हो, ठीक है ना, फन की बात हो, तो वहां हैव के साथ क्या जुड़ सकता है? आईएनजी जुड़ सकता है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने, आई एम हैविंग फन एट द पुल। तो यहाँ पुल पे फन की बात करी गई है, इंजॉय की बात करी गई है, तो आप हैव के साथ आईएनजी लगा सकते हैं भाई। अगला पॉइंट क्या बोलता है? अगला पॉइंट, हैव के साथ आप आईएनजी लगा सकते हैं, लेकिन अगर बात किसकी करी गई हो? फूड की। अगर भोजन से रिलेटेड अगर कोई हैव वर्ब को यूज किया गया तो आप आईएनजी वर्ब यूज कर सकते हैं। कैसे? मैंने लिखा आई एम हैविंग डिनर। यहाँ डिनर की बात हुई तो हैव में आईएनजी लगा है, मतलब सेंटेंस। नॉर्मल वे में बता देता हूँ कि वर्ब्स ऑफ पोजीशन की जो वर्ब्स होती हैं उसमें जनरली आईएनजी फॉर्म को आपको यूज नहीं करना है। एक्सेप्शन हैव का है, हैव में आप आईएनजी वर्ब यूज करते हैं। कब करते हैं भाई? आप अगर सेंटेंस है उसमें किसी फन की बात हुई है, मतलब मनोरंजन की बात हुई है, और या फिर किसकी बात हुई है, किसी फूड को लेकर अगर बात हुई है, तो आप हैव में आईएनजी ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से वर्ब्स ऑफ पोजीशन का आप यूज करेंगे। ओके, अगला जो पॉइंट रहेगा अपना वो कौन सा है? वर्ब्स ऑफ वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। अगला पॉइंट कौन सा है? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। अब वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में कौन कौन सी वर्ब आती हैं भाई? देखिए, जैसे मैंने लिखा क्या, मेल। क्या लिखा? मेल। जैसे मैंने लिखा क्या, टेस्ट। क्या लिखा? टेस्ट। जैसे मैंने लिखा नो। क्या लिखा? नो। जैसे लिखा अपीयर। जैसे लिखा टीम। अब इस प्रकार की जो वर्ब्स होती हैं, जैसे लिखा हियर, ये जो वर्ब्स होती हैं, ये सारी वर्ब्स हैं वो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में आती हैं। और आपको पॉइंट भी यही याद रखना है। क्या याद रखना है? कि इनके साथ भी जनरल वे में आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं होता है। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में भी आईएनजी यूज नहीं होता। कैसे? मैंने लिखा इट इज स्मेलिंग बैड। तो यहां देखो, स्मेल में हमने आईएनजी लिखा, और वो क्यों लिखा? इस भी तो दे रखा है। लेकिन आपको पॉइंट क्या याद रखना है भाई, कि ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में शामिल है स्मेल, तो इसमें आईएनजी नहीं आएगा, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर सही करोगे तो आपको हटाना पड़ेगा क्या? आईएनजी। आईएनजी हटाने के लिए इज हटा दोगे तो क्या बन जाएगा भाई? इट स्मेल्स बैड। क्या आपका क्या बनेगा? सही हो जाए। ठीक है, देखो स्मेल है वो गुड भी हो सकती है भाई। अच्छी स्मेल, स्मेल का मतलब ये नहीं कि वो बैड ही हो, गुड स्मेल भी हो सकती है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छी स्मेल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कौन सा भाई? अरोमा। अरोमा का मतलब ही होता है खुशबू। और क्या हो सकता है भाई? फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का मतलब ही क्या होता है?
खुशबू, तो यहाँ स्मेल की हमने बात करी। आपको इतना याद रखना है कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई? कौन सी वर्ब है? स्मेल। कौन सी? टेस्ट। कौन सी? नो। कौन सी? अपीयर। कौन सी? सीम, हियर। इनमें आईएनजी जनरल वे में नहीं लगता है भाई, आप लगा के देख लो। जैसे मैंने यहाँ हियर लिखा, तो हियर में आईएनजी जोड़ के देखो, हियरिंग बन जाएगा। और हियरिंग हम किसको बोलते हैं? तो कोर्ट की सुनवाई होती है, उसको हियरिंग बोलते हैं। तो हियर में आईएनजी लगाते ही पूरा मीनिंग चेंज। कि जनरल वे में आपको वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में क्या नहीं यूज करना है? आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। इट appears to me that you are on to me। यहां देखो अपीयर है, इसमें आईएनजी हमने नहीं लगा। अपीयर का सब्जेक्ट सिंगुलर तो अपीयर्स हो गया। यहां पर भी हमने नो वर्ब भी यूज करी थी। अब ये फर्क अलग है, यहां बी के साथ क्या रहा भाई? देखो आर किसकी फॉर्म है? बी की। और इसके साथ नॉन है, वो कौन सी फॉर्म दे रखी है? थर्ड फॉर्म। जनरल वे में बी की फॉर्म इज एम आर वोज वर ये है। इनके साथ अगर थर्ड फॉर्म मिलती है तो वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस में होता है भाई? वो पैसिव में होता है। ये हो सकता है, लेकिन यहाँ आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करी। तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में आपको कभी भी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करना है। जैसे हमने यहाँ ये पूरा सेंटेंस जनरल सेंस में अगर लिखें तो मैं बोलूं कि आई एम नोइंग यू। तो यहां ये नो है, वो कौन सी वर्ब है भाई? नो है, वो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है। और वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में हमें आईएनजी नहीं लगाना है, इसमें आईएनजी लगा है सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन एम है तो आईएनजी रहेगा, तो क्योंकि हटा दो तो क्या बन जाएगा? आई नो। ये वाला सेंटेंस अब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, उसमें आपको कभी भी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करना है जनरली। ओके, तो ये हमारा पार्ट था। ठीक है, हमने वर्ब की डेफिनेशन को मिस करा था। वो देखिए, वर्ब की डेफिनेशन। वर्ब की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा वर्ड, ठीक है ना, वर्ब एक वर्ड होता है जो क्या मॉडिफाई करता है भाई? ए वर्ड विच डिनोट्स। क्या डिनोट करता है? वर्ब कौन सा वर्ड होता है? ये तो हम सबको पता है कि है तो वर्ड ही, लेकिन क्या डिनोट करता है? देखो, पहला पॉइंट है, वर्ब है वो हमेशा क्या बताता है भाई? एक्शन, कोई भी कार्य। दूसरा पॉइंट क्या है? ये क्या बताता है भाई? पोजीशन। वर्ब क्या बताता है? पोजीशन। तीसरा पॉइंट कौन सा है? वर्ब क्या बताता है? रिलेशन, संबंध बताता है। तो वर्ब के 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको। वर्ब है वो एक्शन बताता है, कोई भी मतलब कार्य। ये पोजीशन बताता है, कोई रिलेशन, या फिर ये स्टेट बताता है, मतलब कोई भी स्थिति, ठीक है ना, दशा, उसको बताता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। एग्जाम्पल लिखा मैंने, देखिए। एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा विराट इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ खेल रहा है मतलब कोई एक्शन हो रहा है भाई। वर्ब से मैं पता चल रहा है कि भाई क्रिकेट खेल रहा है, तो ये एग्जाम्पल ऐसा किसका हो जाएगा भाई? ये एक्शन बताता है, मतलब ऐसी वर्ब जो एक्शन बताए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा कि आई हैव ए कार, तब मेरे पास है एक कार है। ठीक है,
तो यहाँ मेरे पास है, मेरा कार से रिलेशन है, पोजीशन है, तो दूसरा पॉइंट है वो क्या बताता है भाई, वो है पोजीशन है। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा आई हैव ए हेडेक। जो सर दर्द है, मतलब कोई काम थोड़ी हो रहा है, कोई पोजीशन भी नहीं कि मेरा सिर दर्द से कोई संबंध है। इसका मतलब ये स्टेट को बता रहा है, ये स्थिति को बता रहा है। ये आपकी हो गई स्टेट। तो वर्ब के पार्ट में हमने पढ़ा कि वर्ब्स ऑफ पर्सन कौन सी होती है, के बाद में वर्ब की डेफिनेशन पढ़ा कि वर्ब क्या होती है। तीन चीजें बताती हैं भाई, कोई भी एक्शन, कार्य, पोजीशन मतलब संबंध, या तीसरा स्टेट कोई भी दशा। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा कि विराट क्रिकेट खेल रहा है, मतलब उसको काम करना पड़ रहा है, तो वो कोई काम हो गया, एक्शन हो गया। मेरे पास कुछ है, मतलब उसका मेरे से रिलेशन है, पोजीशन है, अधिकार है, तो वो क्या हो गया, वो पोजीशन को शो कर रहा है। तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा कि मुझे हेडेक है, मेरा सर दर्द है, इसका मतलब वो आपकी स्टेट को शो कर रहा है, मतलब वो आपकी दशा को बता रहा है। तो ये जो नॉर्मल बेसिक जो नॉलेज था, इसमें टाइम और टेंस को शुरुआत करने से पहले वो हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम शुरू करेंगे टाइम और टेंस, शुरुआत से ही पढ़ेंगे हम टाइम और टेंस को। टेंस की अगर हम बात करें तो आप नॉर्मल तरीके से जानते हैं, क्या जानते, वो देखिए कि टेंस को किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट हमारा क्या रहेगा भाई, प्रेजेंट टेंस। तो अभी क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो या फिर एरर डिटेक्शन हो, इस तरीके के भी क्वेश्चन करेंगे, वो हम पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद साथ साथ में भी क्वेश्चन करेंगे, कोई भी अगर हमारा हम कोई भी पार्ट ले रहे हैं, कोई पॉइंट ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी हम एक साथ भी 10-20 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसके 4 पार्ट होते हैं भाई। ये बहुत बेसिक है, आप जानते भी होंगे, लेकिन एक बार बताना जरूरी है। कौन सा, पहला हमारा जो पार्ट होता है वो कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। कौन सा होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा पार्ट होता है वो कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कौन सा होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सी वाला पार्ट कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। टी कौन सा होता है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पहला हमने पार्ट लिया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात बाद में करेंगे, लेकिन प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट हैं भाई, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये 4 पार्ट हम एक एक करके पढ़ेंगे। हमारा जो पहला पार्ट रहेगा वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है भाई, किस तरीके की आप वर्ब यूज करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन पढ़, प्रेजेंट सिंपल की आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी पहचाने क्या है। नॉर्मल तरीके से सबसे पहले हमने सेंटेंस से जानेंगे कि किस प्रकार से आप सेंटेंस यूज करते हैं, बाद हम पढ़ेंगे आगे ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हैं, मैन वर्ब कौन सी है,
क्वेश्चन टैग में कैसे फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो देखिए आगे आइडेंटिफिकेशन के लिए जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल क्या लिखा, आई रीड ए बुक। मैंने एग्जाम्पल लिखा टी टीचर्स इंग्लिश। मैंने लिखा आई एम, मैंने लिखा दे हैव ए। ये किसके पार्ट हैं भाई? आइडेंटिफिकेशन में हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस की। ये बहुत बेसिक है, लेकिन बेसिक को हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ऐसे नहीं चलाएंगे, नॉर्मली आपको एक बार समझाने के लिए, हालांकि आप जानते होंगे, लेकिन एकदम नॉर्मल बहुत बेसिक है। सिंपल सेंटेंस यहां देखो सब में हमने क्या यूज करा है, सब में फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। सब में फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है। पहले में रीड फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, दूसरे में टीचर्स फर्स्ट फॉर्म का यूज करा, फिर एम। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा भाई कि जो इज एम आर, अब आप बोलेंगे कि एम है और है भाई तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां पर नहीं है ना भाई। बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? इज एम आर। और हैव तो खुद क्या होता है भाई? फर्स्ट फॉर्म के रूप में भी आता है, ठीक है ना। जनरली हम बोलते हैं कि जिस वर्ब में हम आईएनजी जोड़ सकते हैं वो फर्स्ट फॉर्म कंसिडर करते हैं, तो हैव में आईएनजी जुड़ता है, तो हैव वो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही है जब तक कि इसके आगे थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल गिवन नहीं है। तो आपको नॉर्मली इतना ही सोचना है, जैसे एम आया तो देखो एम के आगे आईएनजी थोड़ा है, हम बोलते, मैं ऐसे बोलता कि आई एम गोइंग देयर, ठीक है। तो गोइंग आता तो फिर बोलते कि एम है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर केवल एम आया है, आगे एडवर्ब है, तो इसका मतलब एम यहाँ पर क्या है? मैन वर्ब है। आगे यहाँ पर आपको हैव नजर आया, हैव के आगे थर्ड फॉर्म है नहीं दे रखी, तो यहाँ पर आपको हैव को मानना है कि यहाँ पर हैव क्या है भाई? ये मैन वर्ब है, ठीक है। उसी तरीके से हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं, उसकी नॉर्मल तरीके से हमने सिंपल सेंटेंस चुने जिनमें जनरली आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करेंगे। अब कौन कौन सी वर्ब यूज हो सकते हैं वो आपको मैंने बता दिया, इज एम आर है, ठीक है, जिसे हैव हुआ, डू हुआ, ये भी तो क्या हो सकती है भाई? ये भी फर्स्ट फॉर्म में हो सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। बाकी टेंस को हम आगे कल बढ़ाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज समझ में आया होगा एकदम। आप इसको लगातार पढ़िएगा और रोहिका अकेडमी पे के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप भागीदार बने और अच्छे अच्छे वीडियोज़ का लुत्फ़ उठाएं। धन्यवाद।